एक तरफ तो जहां देखिए भारत पहलगाम हमले का इंतकाम लेने के लिए आखिरी तैयारियों में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की तैयारियों और तेवरों को देखकर पाकिस्तान की सांसें उखड़ने लगी है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर पाकिस्तानी फौज के जनरल तक सबको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि इस बार हिंदुस्तान जो करेगा वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसी वजह से पाकिस्तान की जो घबराहट है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। इस बीच बीती रात भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान की हवाई घेराबंदी का फरमान जारी कर दिया गया है भारत की तरफ से। भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयरबेस बंद कर दिया है और भारत ने पाकिस्तान के लिए नोटेम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तानी विमानों के लिए 23 मई तक जो अपना एयर स्पेस है उसको बंद करने का फैसला लिया गया, यानी कि अब पाकिस्तान हिंदुस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। किसी भी तरह की जो पाकिस्तानी फ्लाइट, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर मिलिट्री फ्लाइट्स हो, इंडियन एयर स्पेस में जो आती हैं वो उस पर एक्शन लिया जाएगा। यानी पाकिस्तान की सभी तरह की फ्लाइट 23 मई तक इंडियन एयर स्पेस में दाखिल नहीं हो सकेंगी। एयर स्पेस हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया गया। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की हाई लेवल मीटिंग के बाद सामने आया। बीती रात ये एक हाई लेवल मीटिंग हुई, 1 घंटे तक ये मीटिंग चली। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि एयर स्पेस बंद करने का जो फैसला है इसी बैठक में लिया गया, लेकिन पाकिस्तान के लिए इंडियन एयर स्पेस को बंद करने के फैसले से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा असर पड़ेगा। पहले से ही पैसे और दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान को अब थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका जैसे देशों में अपनी फ्लाइट भेजने के लिए काफी लंबा रूट लेना होगा। इससे क्या होगा? उड़ानों की दूरी और समय भी बढ़ेगा, नतीजतन ईंधन की खपत बढ़ेगी और ऑपरेशनल कास्ट में भी इजाफा होगा। यात्रियों के लिए टिकट की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिसके चलते लोग पाकिस्तानी एयरलाइन से यात्रा करने से कतरा सकते हैं। इससे राजस्व को भारी नुकसान होगा और पाकिस्तान को एक और बड़ा आर्थिक झटका यहां पर लगेगा। अब आलम ऐसा हो गया है कि हर दिन हर रोज पाकिस्तान के मंत्री कैमरों के सामने आते हैं और उनकी जुबान से उनके जो लफ्ज हैं वो निकल रहे हैं। उनके चेहरे पर हिंदुस्तान के बदले की आहट से पैदा हुई घबराहट भी साफ नजर आ रही है। एक तरफ ये बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान किसी भी वक्त हमला कर सकता है, तो दूसरी तरफ खुद को आवाम की लानत मलानत से बचाने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान एटमी धौंस और मुंहतोड़ जवाब की गीदड़ भपकियां भी दे रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की दहशत ऐसी है कि मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हिंदुस्तान 24 या फिर 26 घंटे के अंदर हमला कर सकता है। इसके बाद पाकिस्तानियों के प्राण सूखने लगे। डेप्यूटी पीएम इशाक डार से सवाल हुए, उनसे असली सूरत हाल के बारे में पूछा गया तो इशाक डार ने कहा कि भारत कभी भी हमला कर सकता है और 24 या फिर 36 घंटे के अंदर वाली जो बात है वो पुख्ता इंटेलिजेंस के सामने आई है। ऐसे में पाकिस्तान में हिंदुस्तान के हमले की आहट से बेहिसाब खौफ है, घबराहट है, जो वहां के डेप्यूटी पीएम इशाक डार के ताजा बयान में साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है और इसी के आधार पर कहा गया है कि भारत 24 या फिर 36 घंटे में हमला कर सकता है। हालांकि इसके साथ ही इशाक डार ने एटमी तराना एक बार फिर से छेड़ा और कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों एटमी मुल्क हैं और अगर भारत ने आक्रामक कोई कदम उठाया तो उसका मजबूती से जवाब दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात का भी स्टेटमेंट मिला, जिसमें यह कहा गया कि अगले 36 घंटे भारत की जानिब से हमले के लिए इंतहाई अहम है। जहाँ तक 24 से 36 घंटे का सवाल है, ये इट वाज बेस्ड ऑन क्रेडिबल इंटेल इंफॉर्मेशन and that's why the information minister gave this statement. It was in the knowledge of the entire leadership, both civil and military. Both countries being nuclear, need of the hour is any escalatory move can, go to a direction which would be unsustainable, not between the two countries, maybe for the entire region. Most of the global leaders, they were very, very candid and, requested to exercise restraint, and that's why we have announced that we will not be the first one to take any escalatory move. But, and that is very clear, if provoked, and any action from the other side will be responded in a emphatic manner and in a stronger way. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तीखी प्रतिक्रिया और आक्रामक रणनीति के चलते पाकिस्तान में खलबली मची हुई है।
भारत की तरफ से पहलगाम का बदला लेने के लिए और आतंकी हमले में शामिल लोगों को सबक सिखाने के लिए सेना को खुली छूट दे दी गई है। ऐसे में भारत आक्रामक तेवरों से घबराए पाकिस्तान ने अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंप दी है। यानी असीम मलिक के पास अब आईएसआई चीफ और एनएसए दोनों की जिम्मेदारी होगी। पाकिस्तान में 2022 से एनएसए का पद खाली था। ऐसे में आनन फानन में अचानक अब जो जिम्मा है आईएसआई चीफ को देना बहुत बड़ा और अहम डेवलपमेंट यहां पर है, क्योंकि ये दुनिया जानती है कि पहलगाम में जो हमला हुआ या फिर इससे पहले जितने भी हमले हुए उन्हें अंजाम तक पहुंचाने में पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ जरूर रहा है। लिहाजा उस आईएसआई के चीफ को एनएसए का जिम्मा भी देना कई सवाल खड़े करता है। और देखिए, हिंदुस्तान के बदले से बचने के लिए पाकिस्तान पूरी दुनिया में झूठ का पुलिंदा लेकर फिर रहा है, खुद को पाक साफ बता रहा है और अपना रोना रो रहा है। लेकिन इस बीच अमेरिका ने पहलगाम हमले पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से बात की है और इस दौरान शहबाज शरीफ ने भारत पर उग्र और भड़काऊ व्यवहार का आरोप लगाया। अमेरिका से अपील की है कि वो भारत पर जिम्मेदारी से पेश आने और तनाव कम करने का दबाव बनाए, जिस पर अमेरिकी विदेश मंत्री की ओर से सख्त लहजे में कहा गया कि पाकिस्तान पहलगाम हमले की निंदा करे और आतंकी हमले के दोषियों पर कार्रवाई में भी मदद करे। तो देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अलावा भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बात की है। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि मार्को रूबियो उन्होंने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है। जयशंकर के साथ बातचीत में रूबियो का जो फोकस है वो भारत के साथ एकजुटता और रणनीतिक सहयोग पर देखने को मिला था, लेकिन पाकिस्तान के साथ बातचीत में रूबियो का जो जोर है वो जवाबदेही और कार्रवाई पर फोकस था। हालांकि उन्होंने दोनों देशों से बातचीत के जरिए तनाव कम करने की भी अपील की। और इस बीच पहलगाम हमले की जांच से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, और ये खबर है कि एनआईए की टीम फिर से बैसरन घाटी जाएगी और जांच को आगे बढ़ाएगी। इस बीच संदिग्धों से एनआईए की जो पूछताछ है वो लगातार चल रही है। इस बीच एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी मिली है। इसको लेकर ये जानकारी मिल रही है कि 22 अप्रैल को हमले वाले दिन बैसरन घाटी में कब क्या कुछ हुआ था। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने बुधवार को पहलगाम टेरर अटैक से जुड़ा बड़ा खुलासा देश के सामने किया। बैसरन घाटी में हमले वाले दिन कितने सैलानी जमा थे, कितने बजे पहली गोली चली, कितने बजे पुलिस को अटैक की सूचना मिली, कितने बजे सेना के जवान घटनास्थल पर पहुंचे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रतिमा मिश्रा ने ये सारी एक्सक्लूसिव जानकारी देश के सामने रखी। मेरे ठीक पीछे मौजूद है वही बैसरन घाटी जहां पर एनआईए की टीम एक बार फिर पहुंची थी। यही वो घटना घटी थी। यहां मेटल डिटेक्टर और 3D मैपिंग तकनीक के जरिए पूरी घाटी की सघन तलाशी ली गई। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पता चला है कि हमले वाले दिन 400 लोग यहां जमा थे और ये सभी लोग अब एनआईए के संपर्क में हैं। जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। एनआईए की टीम बैसरन घाटी में पहले ही सीन रिक्रिएट कर चुकी है। इस बीच सूत्रों से पहलगाम हमले की टाइमलाइन को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक 22 अप्रैल को करीब 2:25 पर पहली गोली चली। पहली गोली चलने के 5 मिनट बाद यानी 2:30 पर स्थानीय थाने के एसएचओ को कॉल की गई। एसएचओ ने 3 राष्ट्रीय राइफल्स कंपनी के कमांडेंट को इसके बारे में बताया। एसएचओ ने जब पहली बार 3 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडेंट को इसकी जानकारी दी तो उनकी तरफ से यह बताया गया कि हो सकता है, ये मुमकिन है कि वहां हमारी फायरिंग प्रैक्टिस चल रही हो, क्योंकि अक्सर जंगल वाले इलाकों और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सेना की ओर से फायरिंग ड्रिल की जाती है। इसके अलावा जंगली जानवरों को भगाने के लिए भी शॉट्स फायर किए जाते हैं। इसके बाद सेना के जवानों को बैसरन घाटी तक पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा, क्योंकि वहां वाहन को नहीं ले जाया जा सकता है। हमले की जांच में जुटी एनआईए की टीम ने बैसरन घाटी की 3D मैपिंग भी की है। अब तक दर्ज किए गए चश्मदीदों के बयान के आधार पर 3D मैपिंग की गई है, जिससे आतंकियों की एंट्री और एग्जिट पॉइंट की पुख्ता जानकारी मिल पाएगी।
3D मैपिंग आतंकियों का सुराग लगाने में कितनी कारगर हो सकती है, एक्सपर्ट से जानते हैं। 3D मैपिंग से आपको ग्राउंड की रियल स्थिति पता लगती है, किस तरीके से जमीन की बनावट है, और वो आपको पेट्रोलिंग करने में या ऑपरेशन प्लान करने में मदद देती है। आप आसानी से ग्रेडियंट्स का पता लगा सकते हैं, आप उतराई का चढ़ाई का पता लगा सकते हैं, दुश्मन के छुपे होने वाले ठिकानों का भी पता लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि इन इलाकों में हो सकते हैं। एक तरफ सुरक्षा बल और एनआईए की टीम हमला करने वाले आतंकियों को ट्रैक करने में जुटी है, दूसरी तरफ पहलगाम अटैक में पाकिस्तान की साजिश के अलग अलग किरदार और चेहरे सामने आ रहे हैं, जो आतंक को पालने वाले पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पोल खोल रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।